हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम सब क्लास 10th की साइंस के आनुवांशिकी एवं जैव विकास चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने भाग 3 तक पढ़ा। भाग 3 में हमने पढ़ा था मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग। आज हम सब अध्ययन करेंगे मेंडल के नियम। मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए मटर के पौधे पर, उन्होंने अपने प्रयोग में 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभावता का नियम, दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम जो था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रभावता का नियम क्या है। मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है, ये ज़रूर याद हम रखेंगे कि मेंडल द्वारा कितने नियम दिए गए थे। तो मेंडल द्वारा 3 नियम दिए गए थे, प्रभावता का नियम, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे प्रभावता का नियम। हम सब देखेंगे प्रभावता का नियम। तो मेंडल के प्रभावता के नियम के बारे में एक संकर संकरण प्रयोग में बताया गया है। आज हम सब देखेंगे। मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला ही जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी वाला जीन अपना लक्षण उपस्थित नहीं कर पाता है। तो मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। मेंडल के प्रभावता का नियम कहता है जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे एक संकर संकरण प्रयोग में बताया गया था, एक लक्षण लिया गया था तने की लंबाई, जिनमें प्रभावी लक्षण था लंबा, अप्रभावी लक्षण था बौना, जिसको हम प्रदर्शित करते थे कैपिटल टी से और स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच संकरण क्रिया कराया जाता था तो हमें मिला था
कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या होता था, लंबापन में बौनापन छिप जाता था। जो भी पौधे होते थे वो संकर लंबे होते थे या अशुद्ध लंबे होते थे। तो यही है मेंडल के प्रभाविता का नियम कि प्रभावी लक्षण में अप्रभावी लक्षण क्या हुआ, छिप गया। ये आपका हो गया प्रभावी लक्षण लंबापन, अप्रभावी लक्षण आपका क्या हो गया, बौनापन। तो प्रभावी लक्षण में अप्रभावी लक्षण क्या हो गया, छिप गया। जो यहाँ अगली पीढ़ी में पौधा बना वह मिला संकर लंबा, तो क्या लंबापन में बौनापन छिप गया। इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल का दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता एवं पृथक्करण का नियम। मेंडल के युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहता है कि जब कारक युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय जीन क्या होता है, आधा आधा पृथक हो जाता है। जैसे मेंडल द्वारा प्रयोग किया गया संकर संकरण प्रयोग में जैसे था तने की लंबाई, तने की लंबाई था, इसमें प्रभावी लक्षण था लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना था। इसके लिए हम यूज करते थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके लिए हम करते थे स्मॉल टी स्मॉल टी। ये मान लीजिए इसका है जनक, ये है मेल फीमेल। अब देखो इसके युग्मक जब बनते हैं, ये तो कारक है, मेंडल ने बताया था कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ये कारक है। अब जब युग्मक बनेंगे तो ये आधे आधे हो जाते हैं। ये जब युग्मक बनेगा तो ये कारक के क्या होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। तो इसी क्रिया या इसी पर मेंडल के पृथक्करण का नियम लागू होता है कि युग्मक बनते समय कारक आधे आधे हो जाते हैं। इसी पर मेंडल के पृथक्करण का नियम हम लिख सकते हैं कारक युग्मक बनते समय आधे आधे युग्मक में चले जाते हैं। क्या होगा, जब कारक युग्मक बनेंगे तो ये कारक आधे आधे जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये आधे आधे चले जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। अब अगला नियम हम सब पढ़ेंगे तीसरा। अब हम देखेंगे तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम। स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या कहता है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण युग्मक बनते समय
समान होते हैं तथा अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दो लक्षणों को हमने पढ़ा है मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में, तो उन्होंने दो लक्षण लिया था, एक बीज का आकार, एक बीज का रंग, जिसका प्रभावी लक्षण था पीला और गोल। उन्होंने क्रॉस कराया था झुर्रीदार और हरा से। इसके लिए यूज करते थे, येलो है तो कैपिटल वाई और गोल है तो राउंड यानी, और इसको लिए यूज करते थे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब इनके बीच युग्मक बनेंगे तो ये आधे आधे चले आएंगे, तो ये बनेगा वाई और ये बनेगा आर, या हम इस तरह लिख सकते हैं आर गोल पीला लिख सकते हैं, गोल पीला वाई, चाहे जिस तरह लिखें। और ये वाई क्रॉस करार, इसमें भी युग्मक बनेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनके साथ इनका संकरण कराया गया तो ये मिलेंगे कैपिटल आर, और इसका इससे जब कराया गया मान लीजिए तो मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले पीढ़ी में जितने मिलेंगे ऐसे, तो एक कैपिटल आर है तो ये अपना लक्षण केवल गोल वाला प्रदर्शित करता है, और वाई वाला भी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है पीला। यानी स्वतंत्र विभन का नियम कहता है जो भी लक्षण लेंगे साथ में वो अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर पीला होने के बजाय अपना दूसरा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है कि ये गोल ही होगा, या अपना लक्षण पीला वाला प्रदर्शित कर रहा है या अपना लक्षण गोल वाला ही प्रदर्शित कर रहा है। इसे नियम को स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहते हैं। मेंडल के नियम अब समाप्त हो गए। अभी इस पाठ का अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले हमें जानना होगा गुणसूत्रों के बारे में। तो जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसको हम जोड़ी में लिखें तो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वह दैहिक या कायिक होते हैं। दैहिक या कायिक। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होगा वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। या हम कह सकते हैं 22 दूना 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं दैहिक या कायिक, और जो 2 होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या, चाहे नर हो या मादा, में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, एक समान गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो एक जोड़ी होता है उनमें अंतर होता है। लिंग गुणसूत्र जैसे अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है यक्ष वाई, और स्त्री की बात की जाए तो उनमें जो गुणसूत्र होता है यक्ष। तो लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है। अब हम सब देखेंगे। अब जैसे हम देखें कि कोई
पुरुष है, और कोई स्त्री है, तो उनमें लिंग निर्धारण कैसे होगा? शादी होने के बाद। तो हम लिख सकते हैं पुरुषों के लिए यक्ष वाई, क्योंकि लिंग गुणसूत्र है। 22 जोड़ी जो होते हैं एक समान होते हैं, देहिक या कायिक होते हैं, उनमें कोई नहीं लिखा, लिंग गुणसूत्र। और ये क्या होगा? यक्ष यक्ष, ये हो गए इसके जनक। और युग्मक बनेगा जो, तो ये चलाएंगे यक्ष वाई, इसमें भी हो जो होगा, ये होंगे यक्ष, ये होंगे यक्ष। अब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो मिला यक्ष यक्ष, फिर इससे कराया गया तो यक्ष यक्ष, ये मिला तो यक्ष वाई, ये है मिला तो यक्ष वाई। यानी जो भी इसके संतान होंगे यक्ष यक्ष गुणसूत्र मिलेगा, तब होंगे 50% उम्मीद है डॉटर। और अगर यक्ष वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो 50% उम्मीद है क्या? जब यक्ष वाई गुणसूत्र मिलेंगे तब ये होंगे सन। यही है लिंग निर्धारण। यानी यक्ष यक्ष जब गुणसूत्र मिलेंगे तो क्या होंगे? डॉटर। और यक्ष वाई जब मिलेंगे तब उसके सन। बस लिंग निर्धारण यही है। अब लिंग निर्धारण हमने पढ़ा। अब इस पाठ का अगला टॉपिक है लिंग गुणसूत्र पर जीन से जीन परिवर्तन से होने वाले रोग। तो लिंग गुणसूत्र पर जीन परिवर्तन से होने वाले रोग पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि लिंग गुणसूत्र में पुरुषों में जो होता है लिंग गुणसूत्र वो होता है यक्ष वाई, और यक्ष वाई, और स्त्रियों में जो होगा वो होता है यक्ष यक्ष। अब इनमें जीन परिवर्तन हो जाए, इनके इस पर हो जाए जीन परिवर्तन से होने वाले रोग। तो जीन परिवर्तन से होने 3 प्रकार के जीन परिवर्तन से रोग होते हैं। एक होगा यक्ष पर जब जीन परिवर्तन होगा, यक्ष गुणसूत्र पर जब जीन परिवर्तन होगा, यक्ष जीन यक्ष, या हम लिख सकते हैं यक्ष गुण सूत्र पर जीन परिवर्तन होगा तब कौन सा रोग होगा? तो यक्ष गुण सूत्र पर जब जीन परिवर्तन होगा तब रोग होता है हीमोफीलिया वर्धानता। हीमोफीलिया और वर्धानता। ऐसे वायु गुणसूत्र पर जीन परिवर्तन से होने वाले रोग, और यक्ष वाई पर जीन परिवर्तन से होने वाले रोग। तो ये केवल यक्ष जीन पर परिवर्तन होने वाले रोग के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है, हम वही पढ़ेंगे। वाई और यक्ष या यक्ष वाई पर परिवर्तन वाले रोग हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। केवल यक्ष गुणसूत्र पर जीन परिवर्तन से होने वाले रोग के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो इसमें 2 रोग है, हीमोफीलिया या वर्धानता। तो सबसे पहला रोग हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में हम देखेंगे
तो क्या होते हैं गुणसूत्र? गुणसूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए यक्स जीन पर ये होगा, यक्स वाई है। इस रोग के बारे में सबसे पहले हम जानें, हीमोफीलिया रोग क्या है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को अगर चोट लग जाए, कट लग जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है। एक प्रकार का यह आनुवांशिक रोग है। अगर हम कट जाते हैं, चोट लग जाती है, तो क्या होता है, कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर हीमोफीलिया रोग है तो आपको चोट लग जाएगा या कट जाएंगे तो खून का थक्का नहीं बनेगा और आपके शरीर से पूरा रक्त बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग का लक्षण हम जरूर जानें। हीमोफीलिया महत्वपूर्ण क्यों है, आपकी कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि महारानी विक्टोरिया को कौन सा रोग था। तो महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया रोग था, जो इस रोग की वाहक थी। अभी वाहक आपको बताया जाएगा। और पूछा जाता है हीमोफीलिया रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे वंशागत होता है। तो अप्रभावी रूप से होगा, अप्रभावी रूप से। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रभावी रूप से वंशागत होता है। तो हीमोफीलिया रोग पढ़ने से पहले हम कुछ जानें कि जब यक्स गुणसूत्र यक्स वाई है, इसके हम हीमोफीलिया तो यस से प्रदर्शित करेंगे। यक्स गुणसूत्र पर पुरुष में होगा तो यह पुरुष होगा रोगी। पुरुष रोगी क्यों होगा? क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही यक्स पाया जाने के कारण यह पुरुष रोगी हो जाता है। जब मादा में यक्स गुणसूत्र पर केवल एक यक्स पर हीमोफिलिक होगा, यक्स जीन पर होगा, तो यह मादा होगी वाहक। मादा या स्त्री हम लिख सकते हैं। जो भी स्त्री होगी या क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। अगर उसके, क्योंकि इनमें दो यक्स पाए जाने के कारण यह इस रोग की वाहक होगी। जब उसके दोनों यक्स पर हीमोफिलिक के जीन पाए जाएंगे तो यह इस रोग की क्या होगी? रोगी होगी। स्त्री क्या होगी? रोगी होगी। जब नहीं पाया जाएगा पुरुष पर इसका जीन तो यह होगा नर। जो भी होगा यह क्या है? पुरुष लिख सकते हैं। यह पुरुष होगा सामान्य। और मादा में भी जब नहीं पाया जाएगा किसी पर जीन पर तो यह भी स्त्री भी होगी सामान्य। अब हम क्रॉस कराएंगे, देखेंगे कि मान लीजिए कोई पुरुष सामान्य है, कोई पुरुष सामान्य पुरुष है, पुरुष सामान्य है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई पुरुष सामान्य है, अगर उसकी शादी इस रोग की वाहक स्त्री से हो गई तो उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा? यानी कोई पुरुष इस रोग का सामान्य है, उसके अंदर यह रोग नहीं है, लेकिन उसकी शादी अगर इस रोग की वाहक स्त्री से हो गई तो उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा? तो अगर पुरुष सामान्य है तो हम लिखेंगे यक्स वाई। स्त्री क्या है? इस रोग की वाहक है। ये इसके हो गए जनक, युग्मक बनेगा। अब इसके बीच का क्रॉस कराएंगे तो यह मिलेगा यक्स एच यक्स।
फिर इसको इससे कराएंगे यक्स यक्स यक्स, इसको एक्स से कराएंगे तो यक्स यच वाई, यक्स वाई। तो क्या होगी, ये यक्स यक्स है लेकिन इसके एक्स जीन पर हीमोफिलिक है, तो यह इस रोग की स्त्री हो क्या है, वाहक है। ये स्त्री जो होगी इस रोग की वाहक होगी। वाहक मतलब इसके अंदर से इस रोग का लक्षण नहीं होगा, केवल यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने का कार्य करेगी। दोनों यक्स यक्स है तो यह स्त्री क्या होगी, सामान्य होगी। अब एक्स जीन पर हीमोफिलिक है और वाई पर नहीं है, तो यह नर क्या होगा, रोगी होगा। और इसके दोनों पर नहीं पाए जाते हैं तो यह नर क्या होगा, सामान्य होगा। इसी तरह हम क्रॉस कराकर हल कर सकते हैं, तो केवल इतना लेंगे हम। जैसे अब हम अगला अगर क्वेश्चन हल करें कि मान लीजिए कोई पुरुष इस रोग का रोगी है, उसकी शादी सामान्य स्त्री से होने पर उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा। और हम लिख सकते हैं कि कोई अगर स्त्री इस रोग की रोगी है और उसकी शादी एक पुरुष रोगी, इस रोग का रोगी जो है पुरुष, उससे हो गई तो उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा। अब हम इसी में अगला देखेंगे कि मान लीजिए कोई पुरुष, जो कोई पुरुष है वो हीमोफिलिक है, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। अगर उसकी शादी इस रोग और उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से हो गई जो ये रोग की रोगी है, यानी पुरुष भी रोगी है और स्त्री भी रोगी है, या स्त्री हीमोफिलिक है, हम लिख सकते हैं इसको भी। दोनों हीमोफिलिक हैं तब क्या होगा उनके संतानों में इसके लक्षण, तो पुरुष से होगा तो यक्स जीन पर। यह जरूर याद रखेंगे कि पुरुष रोगी क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर एक यक्स पाए जाने के कारण यह रोगी होगा, क्योंकि यह रोग केवल एक्स जीन पर होता है। स्त्री में 2 एक्स पाए जाने के कारण एक एक्स पर होगा, तो यह इस रोग की वाहक होगी। ये जरूर याद रखेंगे, जब दोनों एक्स पर जब पाए जाएंगे इसके जीन, तब यह इस रोग की रोगी होगी। और स्त्री है क्या है, हीमोफिलिक है, तो हम लिख सकते हैं ये इसके हो गए जनक, इसके युग्मक बनेंगे तो यक्स यच वही, ये होगा यक्स यच यक्स यच। अब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो होगा यक्स यच यक्स यच। ये होगा यक्स यच यक्स यच और यक्स यच। जब इससे कराया जाएगा तो होगा यक्स यच वाई, इससे कराया जाएगा तो ये भी होगा यक्स यच वाई। यानी दोनों यक्स पर हीमोफिलिक पाया जा रहा है, तो यह जो भी होगी मादा क्या होगी, रोगी होगी। इसके भी दोनों इस पर पाया जा रहे हैं हीमोफिलिक है, तो यह भी मादा क्या होगी,
रोगी होगी। इसके X पर पाए जाने के कारण यह भी नर क्या होगा? रोगी होगा। इस पर भी पाए जाने के कारण यह नर क्या होगा? रोगी होगा। यानी इसके जो सभी संतान होंगे वो सब रोगी होंगे। तो इसी आधार को लेकर हम प्रश्न हल कर सकते हैं। अब हमें उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। प्रधानता रोग के बारे में हम सब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को लेकर आप लोग क्वेश्चन ज़रूर हल करें कि पुरुष रोगी है, अगर स्त्री सामान्य है तो उसके सभी संतानों में क्या होगा, अगर स्त्री वाहक है और पुरुष सामान्य है तो उसके सभी संतानों में यह रोग कैसे होगा। इस पर आप लोग का हल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।